नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसमें दो देश भारत और पाकिस्तान, भारत आतंकवाद का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर चलाता है। पाकिस्तान रिटेलिएट करके भारत के आम सिविलियंस पर आपके ड्रोन से हमला या मिसाइल से हमला करता है। उसकी ज़्यादातर मिसाइल्स जो है वो चाइना मेड है, लेकिन जब बात आई कि भारत पर ड्रोन से सस्ते ड्रोन से हमला किया गया और जब उन ड्रोन्स की पहचान की गई तो वे टर्की के निकले, ठीक है, जिसका भी नाम तुर्की है। अब भारत और तुर्की के जो संबंध है वो इतने भी ज्यादा नहीं बिगड़े थे कि इतने बड़े लेवल पर तुर्की जो है वो पाकिस्तान का साथ दे। और इसके विपरीत अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल सामने से आकर भारत का साथ देने वाले बहुत ही गिने चुने देश थे। इवन जो हम रशिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि रशिया हमारा साथ देगा, उसने भी खुलकर जो है वो हमारा साथ नहीं दिया था। शायद वो ये वजह हो सकती है कि कभी खुलकर हमने यूक्रेन और रशिया वॉर में, मतलब सरकार ने, आम भारतीयों की बात नहीं हो रही है, खुलकर रशिया का साथ नहीं दिया है, शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन चलिए बात यहाँ पर तुर्की की करते हैं। तो भारत की जो इंडस्ट्रीज है या भारत की जो कंपनियां हैं, इवन भारत सरकार ने तुर्की को, जब हमें ये पता चला कि ये ड्रोन्स जो है वो तुर्की ने हाल ही में भिजवाए हैं पाकिस्तान को, इनके ऑपरेटर्स आ रहे हैं कि कैसे इनको चलाना है, इतने बड़े लेवल पर तुर्की मदद कर रहा है भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में। तो उसके बाद भारत ने तुर्की के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया। इनकी जो कई सारी कंपनी, जैसे सेलेबी जो है, कई सारी कंपनियों को इकोनॉमिकली भारत ने चोट पहुंचाई। इनका जो टूरिज्म सेक्टर है, जो बहुत सारे भारतीय जो है वो जाते हैं, काफी बड़ा इकोनॉमिकली वहां पर बूम आता है इस चीज से, उस पर आपका प्रहार करने की कोशिश करी। और अब जो सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है वो पीएम मोदी की जो साइप्रस यात्रा है उसको लेकर। क्या ये डायरेक्ट है? जी नहीं। पीएम मोदी, आप सबको पता है कि कनाडा में G7 चल रहा है, ठीक है, कनाडा में G7 चल रहा है और उसमें हिस्सा लेने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था एज ए गेस्ट मेंबर, गेस्ट कंट्री। तो कनाडा जाते टाइम पहले वो साइप्रस जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टर्की को ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि अगर तुम हमारी, कहते हैं ना कि अगर तुम हमारी दुखती रग पर हाथ रखोगे तो तुम्हारी भी तो एक दुखती रग है और उस पर हम पैर रखने जा रहे हैं। अगर तुम हमें उंगली करोगे तो तुम जो साइप्रस को हथिया कर बैठे हो अराउंड 1974 से, तो हम भी उसका खुलकर समर्थन करेंगे, उसके साथ इकोनॉमिकली जो टाइज है अपने वो और ज्यादा मजबूत करेंगे। तो इसके अलावा एक और न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है। अब ग्रीस जो है वो साइप्रस का जो है मदद करता है या उसके साथ है। ग्रीस ने भारत से जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने कॉम्बैट डाटा है वो मांग रहा है कि आपने जो रफाइल है, क्योंकि ग्रीस के पास भी रफाइल है, कि आपने जो इनका यूज किया है, इनमें जो मिसाइल्स का यूज किया है, इनके तहत जो पाकिस्तान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम था उसको जैम किया है, ठीक है, उसको जैम करा है। उसके अलावा ड्रोन्स से कैसे खुद को, ड्रोन्स हमले से खुद को कैसे बचाया है, तो ये सारा डेटा जो है वो ग्रीस जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमें प्लीज बताइए, ताकि कल को भविष्य में जब हम तुर्की से भिड़े साइप्रस के मुद्दे को लेकर तो हमारी मदद हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी वही डिफेंस इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं जो आपके पास है। और यहां पर बात रफाइल की हो रही थी, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। और उस पर साइप्रस की यात्रा, साइप्रस से फिर वो कनाडा और कनाडा से फिर वो आते हुए क्रोएशिया, जो कि यूरोपियन एक देश है, वहां पर जाएंगे। बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो साइप्रस की यात्रा है, क्योंकि ये सीधा संदेश है कि हमें उंगली करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा, आपको दुगनी चोट यहां पर पहुंचाई जाएगी। मोदी सरकार की योजना के अनुसार पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए भारत तुर्की को और ज्यादा दंडित जो है वो करने वाला है। भारतीय सेना, ये आपका इंटरव्यू चल रहा था एक एक्चुअली, ठीक है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जनरल जीडी बख्शी, आप जरूर इनको जानते होंगे, है ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार या ड्रोन्स जो है वो तुर्की ने सप्लाई करे थे। तो अब हमें जो है उनको दुगनी चोट से उनको ये पनिश करना चाहिए। हमें जो ग्रीस है या फिर जो साइप्रस है उस मुद्दे पर अब खुलकर आना चाहिए। ये सारी बातें जो है इन्होंने कहा है, ठीक है। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को दो टूक संदेश, G7 से पहले साइप्रस से जाएंगे पीएम मोदी, ठीक है। और यहाँ पर
पूरी जो न्यूज़ है, कैसे साइप्रस को हथियाया था, कैसे ये एकदम से प्लान बना है, इन सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस भी जाएंगे। ऐसा करने वाले वो देश के तीसरे प्रधानमंत्री होंगे आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जी इससे पहले साइप्रस की यात्रा पर जा चुके हैं। साइप्रस के बाद पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा जाएंगे। फिर स्वदेश लौटते समय वो क्रोएशिया, यहाँ पर फुटबॉलर्स बड़े अच्छे निकलते हैं, क्रोएशिया भी जाएंगे। भारत यूरोप में अपनी भूमिका जो है वो बढ़ाना चाहता है और उनकी ये यात्रा या कार्यक्रमों से ये बात भी निकल रही है कि साइप्रस और क्रोएशिया दोनों ही यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। साइप्रस अगले साल के पहले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता भी कर रहा है। पहले पीएम मोदी को पिछले महीने क्रोएशिया जाना था, लेकिन इसके साथ ही उनको नीदरलैंड और नॉर्वे भी जाना था। बट लास्ट मंथ आप सबको पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो तनावपूर्ण थी। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा तुर्की और पाकिस्तान को भी संदेश है। क्या संदेश आपका है यहाँ पर? संदेश एकदम से साफ है कि G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के एल्बर्टा में 15 से 17 जून को होगा। ठीक है, 15 से 17 जून को होगा। इसके आखिरी दिन एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। कनाडा से अचानक निमंत्रण मिलने के कारण पीएम का कोई भी कार्यक्रम अभी के लिए तय नहीं है, लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि द्विपक्षीय बैठक करने की कोशिश जो है वो करी जा रही है ताकि कनाडा से जो रिश्ते हैं जो काफी हद तक बिगड़ चुके हैं उनको सुधारा जा सके। पहले उनकी साइप्रस यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले, ठीक है, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी और 1983 में इंदिरा गांधी जी के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा होगी। और उसके बाद आपका यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवाद का साथ दिया है उसमें भारत के साथ उसका तनाव जो है वो चल रहा है। यहाँ तक कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप एर्दोगान ने भी पाकिस्तान के साथ एकजुटता दिखाई। ऐसे में पीएम मोदी का साइप्रस यात्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साइप्रस एक आइलैंड कंट्री है भूमध्य सागर के अंदर, जो पहले तो बिल्कुल देखो, साइप्रस और भारत की स्थिति आप एक तरह करके समझ सकते हो। जैसे साइप्रस जो है वो ब्रिटिशर से आजाद हुआ था, ठीक है, उसके एकदम बाद जैसे ही आजादी मिली उसके एकदम बाद ही टर्की ने, ठीक है, टर्की ने उस पर आक्रमण कर दिया जो पहले से ही उसकी ताक में था। टर्की ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, अभी हम मैप में दिखाएंगे, उसके नॉर्दर्न पार्ट पर कब्जा करके बैठ गया। ठीक है, उसके नॉर्दर्न पार्ट पे कब्जा करके बैठ गया। अब नया नया ताजा ताजा बना देश, जिसको अभी तक सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी अपने देश में सरकार कैसे चलाए, उस पर एकदम से हमला हो जाता है। और ये बिल्कुल वही एक तरह से कहानी है कि जैसे भारत और चाइना के बीच में, भारत 1947 में आजाद होता है, 47 और 48 में ही पाकिस्तान के द्वारा आपका कश्मीर पर हमला कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान हमला करता है, वो एक कह सकते हैं कि चलो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हम अलग ही कुछ इस तरीके के सर्कमटेंसेस में हुए थे। 1962 में चाइना हम पर हमला कर देता है, जिसके साथ बोला जाता है भारत और चाइना, आपने सुना होगा ना हिंदी चीनी भाई भाई, नेहरू जी का उस टाइम का आपका कोट ये हुआ करता था, है ना। तो जब चाइना हम पे हमला कर देता है तो भारत उस टाइम पर उतना सक्षम नहीं होता है, भारत का डिफेंस सेक्टर सक्षम नहीं होता है, इकोनॉमिकली हम सक्षम नहीं होते हैं। हम जस्ट एक तरह से कहिए कि हम जस्ट नए नए आजाद गुलामी से बाहर निकले थे, हम अभी खुद को नहीं संभाल पा रहे थे, तो हम इतने बड़े युद्ध को कैसे संभाल पाते, जिसके कारण चाइना ने हमारे एक बहुत बड़े क्षेत्र पर आज तक कब्जा कर रखा है। ठीक है, उसी तरीके से साइप्रस आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स से, लेकिन उसके एकदम बाद तुर्की उन पे हमला कर देता है, जिसके कारण जो है वो साइप्रस का लगभग 1/3 हिस्सा आज के टाइम पर किसके पास है, टर्की के कब्जे में है। आप यहाँ इसमें मैप पर देख सकते हो, ये आपका साइप्रस का भूमध्य सागर में एक यहाँ पर ये आइलैंड कंट्री है, निकोशिया की राजधानी है। और ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हो नॉर्दर्न साइप्रस वाला, ये टर्की ने कब्जा रखा है। यहाँ पर यूके ट्रूप है, यहाँ पर यूके का कब्जा कह लो, या फिर इनके जो एयर बेसिस है या बेस है वो यहाँ पर बने हुए, कब्जा कहना ज्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आप व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट देख रहे हो, ये यूएन के द्वारा एक बफर जोन बनाया गया है। ठीक है, यूएन में आज तक जितने भी मुद्दे गए हैं दो देशों के बीच में, वो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं। एक हमारे यहाँ भी बफर जोन बना रखा है कश्मीर के अंदर, तो ये बफर जोन आपका यहाँ पर बना रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका आज के टाइम पर साइप्रस की
अवस्थिति है, ठीक है। साइप्रस के इलाके पे तुर्की ने जबरन कब्जा कर रखा है। तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस के रूप में मान्यता दे रखी है। ये जो रेड रेड आप देख रहे हो, इस क्षेत्र पर 1974 में तुर्की की सेना ने जबरन कब्जा कर लिया था। पूर्वी भूमध्य सागर में गैस खोजने के अधिकारों को लेकर भी तुर्की और साइप्रस के बीच में विवाद चल रहा है। भारत हमेशा से यूएनएससी के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से साइप्रस समस्या का समाधान चाहता है। वहीं तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसलिए भारत जो है ग्रीस और साइप्रस इन दोनों के साथ जो है अपने संबंध अब मजबूत कर रहा है। भारत रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है। पीएम मोदी 40 वर्षों में ग्रीस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने 2023 में, ग्रीस की बात हो रही है, ठीक है, साइप्रस की नहीं, साइप्रस में 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। 2023 में एथेंस की यात्रा जो है उन्होंने करी थी। एथेंस ग्रीस की राजधानी ही है, याद रखिएगा। साइप्रस और ग्रीस आतंकवाद, कश्मीर मुद्दे पर भारत के साथ है, क्योंकि उन्होंने यूएन में भी बहुत बार जो है भारत के लिए या भारत के पक्ष में वोट किया है। साइप्रस और ग्रीस दोनों देशों ने आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार साइप्रस ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का साथ दिया। इसमें यूएनएससी में भारत का चुनाव, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, एनएसजी सदस्यता, उसके अलावा 1998 का जब हमने परमाणु परीक्षण किया था उसमें इन्होंने साथ दिया था। ऐसे में साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत का मजबूत रिश्ता तुर्की के लिए एक संदेश है कि वो भी दोस्त है ग्रीस के और साइप्रस के, और वो जो है अकेले नहीं है। जिस तरीके से तुम पाकिस्तान में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हो, हम साइप्रस की आज़ादी के लिए साइप्रस का समर्थन कर रहे हैं। क्रोएशिया जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहले प्रधानमंत्री होंगे। पीएम मोदी की क्रोएशिया की यात्रा भी बहुत खास है। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया की यात्रा होगी। 2021 में जो एस जयशंकर है विदेश मंत्री, वो पहले भारतीय विदेशी मंत्री बने थे जो कि आपका क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे, ठीक है। तो आपका इस पर क्या कहना है कि भारत जो खुलकर अब साइप्रस का साथ दे रहा है उसकी आज़ादी के लिए, या फिर वो क्षेत्र जो कब्जा कर रखा है तुर्की ने उसकी आज़ादी के लिए, क्या भारत का ये स्टैंड सही है? क्या हमें तुर्की जो कि एक नाटो देश है उसके साथ इस लेवल पर आकर आप कह सकते हैं एक तो खींचतान करनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए, अगर अपना हम पॉइंट ऑफ व्यू दें तो बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये देश पाकिस्तान की मदद इस हद तक कर रहे हैं, उनको सस्ते सस्ते ड्रोन्स पहुंचाकर जो हमारा नुकसान करना चाहा। तो उसके बाद ये स्थिति आज के टाइम पर है कि भारत अब साइप्रस का साथ, ग्रीस का साथ जो है उनके साथ अपने रिश्ते जो है वो और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अब आप सबके लिए एक सवाल ये है कि साइप्रस देश जो है वो ब्रिटिशर से आज़ाद कब हुआ था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी हैप्पी ऑलवेज।